हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपने चैनल पर गॉस की थ्योरम, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें हमने 5 अनुप्रयोग देख लिए थे। जिसने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ी हुई है गॉस की थ्योरम की, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुप्रयोग नंबर 6, ठीक है। एक समान आवेशित अचालक गोली। अभी तक हमने जो पढ़ा था इससे पहले क्या था, वो आवेशित गोली कोश था। ये क्या है, आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। तो ये 2 चीजें आज हम लोग अपने वीडियो पे पढ़ेंगे, और इसके बाद ये गॉस की थ्योरम की थ्योरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल इसके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस डेरिवेशन को करने से पहले, इसकी व्यंजक निकालने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए। देखिए, अब तक जो भी आवेश हम दे रहे थे वो पृष्ठ पे जमा हो रहा था या किसी लंबाई में जमा हो रहा था। जैसे तार हमने लिया था अनंत लंबाई का, तो वहां पर हमने लास्ट में क्या निकला था, आवेश का रेखीय घनत्व, जिसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने जब पृष्ठ की बात करी तो क्या निकला था, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब जो भी आवेश अचालक गोले को दिया जाएगा वो उसके आयतन में फैलेगा, क्लियर। तो वहां पे हमें क्या चाहिए होगा, आयतन घनत्व चाहिए होगा। तो आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी गोले के आयतन V पर कोई आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो, तो मान लीजिए कोई आयतन गोला है, उसके आयतन में जो हमने आवेश दिया उसके आयतन में एक समान रूप से Q क्या हो गया, वितरित हो गया। तो गोले के प्रति एकांक आयतन पर, ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय घनत्व को सिग्मा लैम्डा से कर रहे थे, पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से कर रहे थे, और आवेश के आयतन घनत्व किससे करेंगे, हम लोग रो से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। और आयतन, आयतन का तो आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि मीटर क्यूब। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं, अब हम लोग व्यंजक निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक गोला है। कैसा गोला है, ये अचालक गोला है, और अचालक ठोस गोला है। तो इसके अंदर ये हम यहाँ पे डॉट डॉट पॉइंट से आपको इसको पूरा भरा हुआ दिखा सकते हैं, क्लियर। अब जब हम इसको आवेश प्लस Q देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम इसको आवेश क्या देते हैं, Q आवेश देते हैं। तो प्लस Q आवेश दिया मान लीजिए, तो प्लस Q आवेश इसके पूरे के पूरे आयतन में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अचालक गोला है, अचालक ठोस गोला है, क्लियर। अब बात सुनिए बहुत गौर से। देखिए, ये अचालक गोला है, इसके आयतन में प्लस Q आवेश जो है वो फैल गया है। अब मान लेते हैं इसका केंद्र क्या था, इसका केंद्र था O, और इसकी त्रिज्या क्या थी, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R थी, क्लियर। देखिए, इससे पहले हमने आवेशित गोली कोश पढ़ा था, यानी कि खोखला गोला था। अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, अचालक गोला, यानी कि ये ठोस गोला है, क्लियर। तो इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, R मान ली। अब मान लेते हैं इससे स्मॉल r दूरी पे, कितनी दूरी पे, इससे स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है, ठीक। अब इसी बिंदु P पर देखिए, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आवेशित अचालक गोले के कारण, तो ये 3 तरह से ज्ञात होगी भाई, 3 जगहों पे ज्ञात होगी। कैसे, एक तो गोले के बाहर, एक गोले के पृष्ठ पर, और एक गोले के भीतर। ऐसे हमने आवेशित गोली कोश के कारण निकाला था। तो मान लेते हैं, पहले हम किसके ऊपर मान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं बाह्य बिंदु पर। किस पे, बाह्य बिंदु पर, क्लियर, बाह्य बिंदु पर। पहले क्या हम लोग लिखेंगे कि माना एक R त्रिज्या का विलगित आवेशित गोली कोश है, सॉरी आवेशित अचालक गोला है, जिसपे प्लस Q आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। अब निकालेंगे क्या, बाह्य बिंदु पर। अब मान लेते हैं इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करते थे, जिस भी बिंदु पर ज्ञात करते थे उससे होता हुआ सममित आकार का हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ खींचते थे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमें सममित आकार का खींचना है तो हम क्या खींच सकते हैं, गोला खींच सकते हैं। यानी कि हम एक क्या खींच लेते हैं, सममित आकार का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। कैसा, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब क्या करते हैं, जहां पे ज्ञात करना होता है वहां पे हम एक लघु अवयव dl ले लेते हैं, ठीक है। अब इस अवयव पर वैद्युत क्षेत्र, भाई इधर प्लस Q आवेश फैला हुआ है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर होगी, ठीक है।
और आप जानते हैं पृष्ठ पर डीए वेक्टर, मतलब इस पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमने एक क्षेत्रफल ले रखा है लघु अवयव डीए ले रखा है, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा भी तो बाहर की ओर होगी, हम पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, तो इसकी दिशा भी क्या होगी, डीए बाहर की ओर होगी। क्लियर। अब इसके ऊपर हम दो तरह से वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, सॉरी वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, एक वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और एक गॉस की प्रमेय से, और उन दोनों का क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, और वहां से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो एक बात बताइए, ये छोटे से अवयव लिया है तो इस पे जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो डी फाई निकलेगा, और उसका हम समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फाई निकल जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स की वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, देखिए फाई ई, परिभाषा से आगे हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, चीज हमने रह गया, परिभाषा संपूर्ण देखिए अगर हम खाली इस अव्यय पे निकालेंगे तो डी फाई निकलेगा, और संपूर्ण निकालने के लिए उसका समाकलन कर देंगे, तो पहले ही हम यहाँ लिखे दे रहे हैं परिभाषा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गॉसियन गोलीय था, कैसा था ये, गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, हम समाकलन कर देंगे तो ये हमें तो पूरा फाई ई मिलेगा, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा फाई, और क्या मिल जाता है, कैसे निकालते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल, यहाँ हमने इंटीग्रल लगाया जरूर है लेकिन कैसा, ये क्लोज सरफेस का कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे गोल कर दिया है, क्या हो जाता है ई डॉट डी ए, ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग, पिछले वीडियोस में हमने ऐसे ही निकाला था भाई, डीए का हम समाकलन कर देंगे, जब समाकलन करेंगे सारे जितने डी होंगे इस पे जो कुछ भी होगा वो सभी का निकल आएगा, तो इसीलिए हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ऐसे निकालेंगे, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। क्लियर। अब आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी बराबर होता क्या है, ए बी कॉस थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा क्या हो, ई और डी ए के बीच में बना कोण। मुझे एक बात बताइए, अगर हम डीए पे बात करें, लघु अवयव डीए पे बात करें, तो आप देखिए इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और डीए की दिशा दोनों सेम है, अब दोनों की दिशा एक है तो इनके बीच क्या कोण होगा, 0 होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल अवयव डीए, क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः एक ही दिशा में, अतः इनके बीच कोण क्या होगा, इनके बीच कोण कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर, कैसा होगा, अर्थात शून्य होगा, लिख लीजिएगा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो फाई ई का मान हमें क्या मिल जाएगा, फाई ई का मान मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, अच्छा ई क्या है, कांस्टेंट है, पूरे गोले पर एक समान है, तो ई क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, आप जानते हैं अंदर बचेगा क्या, डीए बचेगा। ठीक है, तो वाई ई का मान कितना हो गया, ई इंटीग्रल डीए। अब मुझे एक बात बताइए, सारे अगर डीए, अब इस डीए का अगर हम इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इस जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो मिलेगा भाई, सारे डीए को मिला लीजिए, हमें क्या मिलेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि इंटीग्रल डीए बराबर, अच्छा गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 4 पाई
आर स्क्वायर। आर क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या तो, इस गोले की त्रिज्या तो स्मॉल आर ही होगी, तो यहाँ क्या लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का गॉसियन, गोले का यानी गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यही तो होगा पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर? अब अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर इसमें रख देंगे तो फाई ई का मान कितना मिल जाएगा हमको? देखिए फाई ई कितना मिल जाएगा, ये यहाँ था ई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, मान लिया इस गोले से परिबद्ध आवेश Q है, ठीक, तो अगर Q है तो हम गॉस की प्रमेय से कह सकते हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होगा, हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, इन दोनों की हम लोग तुलना कर देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से इसको हटा देते हैं यहाँ से, चलिए इसको नहीं हटाते, इधर वाले को हटाते हैं। ठीक है, इसका तो कोई काम है नहीं, आप जो है जब यहाँ पे हो जाए तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कि अभी तो हमने इसको हटा ही दिया, आगे आपको मौका देंगे, हट जाएंगे सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आप जो जानते हैं, आप जो हम जिस टाइम लिख रहे थे आप उस टाइम भी नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, अगर इनकी तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बात बताइए, अगर हम E बराबर निकालें क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आवेशित अचालक गोले के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बाह्य बिंदु के लिए है, ठीक, बाह्य बिंदु पर। अब अगर हम निकालना चाहें किसके, रो के पदों में, क्योंकि इसके आयतन में फैल चुका है, तो अगर हम कहें कि अगर यदि आवेश का इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, यदि आवेश का आयतन घनत्व रो है, तो रो बराबर क्या होता है, Q अपॉन V से, Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू V। क्लियर? ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, V क्या है, V क्या है, V तो आयतन है, किसका आयतन है भाई, गोले का आयतन है, और किस गोले का आयतन की बात हो रही है, इस गोले में फैला हुआ है जो। अब इसका अगर आयतन है तो हम यहां से लिख सकते हैं, चूंकि V बराबर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, हम जिसमें आवेश फैला हुआ है उसी का तो आयतन लेंगे, तो क्या लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम V का मान यहां से रख दें, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्लियर? अब इसका मान किस में रख दे, जाके हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। अतः समीकरण 3 से, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से अगर हम इसका मान रखे जाके तो क्या मिलेगा, सबसे पहले E बराबर, ये मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह 4/3 और क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बटे नीचे क्या है, यहाँ पे है स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो था। क्लियर? अब देखिए 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला यहाँ पे, देखिए E बराबर, अच्छा एक रो और रह गया है, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो मिला रो बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब बटे 3r स्क्वायर, ये रो के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल गया। यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 4 बाह्य बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है आवेशित अचालक गोले के कारण। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे इसके पृष्ठ पर। ठीक है, अब इसके पृष्ठ पर बात करेंगे, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं पृष्ठ पर, हटाते हैं इसे यहां से। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कहां देखेंगे, पृष्ठ पर। कहां पर, पृष्ठ पर।
चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो है हमें इसके पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर नहीं है, बिंदु P यहाँ पर है। अब जब बिंदु P यहाँ पर होगा तो ये R किस में बदल जाएगा भाई, पृष्ठ पर R किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जब ये काम हो जाएगा यानी कि पृष्ठ पर ज्ञात करने के लिए R किसके बराबर, R के हो जाएगा, तो समीकरण 3 से पुनः तब समीकरण 3 से मुझे एक बात बताइए, क्या यही समीकरण 3 थी, इस R की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, क्लियर, कैपिटल R स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना समीकरण 3 से। और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। समीकरण 4 से मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर समीकरण 4 जब है वो, ठीक है, तो इस R की जगह भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा। तो यार R स्क्वायर से R क्यूब कट जाएगा, एक ही R तो बचेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, E बराबर रो के बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R के बटे में 3। ये दो इक्वेशन मिल जाएंगी, काहे के लिए हमें मिल जाएंगी, ये गोले के पृष्ठ पर मिल जाएंगी, क्योंकि पृष्ठ पर बिंदु P यहाँ पर होगा, इसका मतलब स्मॉल r जो हमने मान रखा था बिंदु P वो कैपिटल R मानेंगे, यानी कि R किसके बराबर होगा, कैपिटल R के होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली ये एक इक्वेशन हो गई पृष्ठ पर और रो के पदों में ये वाली हो गई, ठीक है। तो बस आसान सा इसे नोट कर लीजिए। अब तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं गोले के भीतर। देखिए आवेशित गोली कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, शून्य थी, और वैद्युत फ्लक्स भी क्या था, शून्य था, क्लियर। लेकिन अब बात किसकी हो रही है, अचालक गोले की हो रही है, और वो इसके आयतन में फैले हुआ है, यानी कि हमें आंतरिक बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या माना था, एक आवेशित गोली अचालक गोला माना था, जिसके पूरे आयतन में क्या फैला था, प्लस क्यू आवेश फैला हुआ था। इसके बाह्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली, पृष्ठ पे देख ली। अब हम देखने जा रहे हैं इसके भीतर। मान लीजिए कहीं भीतर यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस बिंदु P की R से यानी कि यह इस बिंदु P की O से दूरी हमने क्या मान ली, स्मॉल r मान ली। अब बाहर की ओर मानी थी हमने, अंदर की ओर स्मॉल r मान ली। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, दो बार निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, एक बार गॉस की प्रमेय से और दूसरी बार वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे होता बिंदु P से जाता हुआ कोई गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे यहाँ पे, क्लियर। और जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, स्मॉल r। ये क्या है हमारा गॉसियन पृष्ठ है, क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं। अब मुझे बताइए इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी, और क्षेत्रफल सदिश यानी कि dA की दिशा किधर होगी, ये भी तो बाहर की ओर ही होगी, और ये हमने क्या ले लिया है, क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया है, क्लियर। वही काम करेंगे जो पिछला आपने किया था। अब देखिए क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। देखिए अभी हमारे पास डीए अवयव लिया है, इसका समाकलन कर देंगे, मतलब इससे जो निकलेगा वैद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, फाई ई डी फाई ई होगा, और उसका समाकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण की बात कर रहा है तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब आप जानते हैं ई डॉट डी ए का मतलब क्या होता है, अभी भी हमने देखा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच कोण। आप देखिए दोनों की दिशा एक समान है, यानी कि चूंकि, अब हम यहाँ पे सिंपल लिखे दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, चूंकि ई व डी ए के बीच कोण थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री,
इसलिए अब इसमें मान रख दीजिए, इसलिए हम कह सकते हैं फाई ई। अच्छा ई क्या है, समान है, ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। क्यों भाई, थीटा का मान 0 तो ये 1, कॉस 0 का मान 1 और डी ए इंटीग्रल में रहा, ई क्या है समान है, एक समान है सभी के लिए, तो क्या हो गया ये बाहर हो गया। अब देखिए फाई ई का मान क्या मिल गया हमको। अच्छा एक और चीज, चूंकि भाई फाई डी ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई डी ए बराबर क्या हो सकता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, और हमने माना क्या है, जो गोला माना है इसकी त्रिज्या क्या मानी, स्मॉल आर मानी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे पहले किया वैसे ही करना है हमें, गोले का, अब पहले हमने आर बाहर के लिए माना था, अब हमने अंदर के लिए मान लिया, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसको उठा के यहां रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, अच्छा एक बात बताइए, प्लस क्यू आवेश हम मानते थे पूरे गोले के कारण, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं पूरे गोले से परिबद्ध आवेश क्या है, क्यू है, लेकिन हमने उसके अंदर बिंदु पी लिया है, उसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, तो मान लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ के से परिबद्ध आवेश क्या है, क्यू डैश है। क्लियर, एक क्यू का ही एक भाग हमने क्या मान लिया, क्यू डैश है। क्लियर, तो अगर हमने क्यू डैश मान लिया तो गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से भाई इस गोली जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसके भीतर जो हमने मान लिया इससे परिबद्ध जो आवेश है वो क्यू डैश है, क्यू का ही भाग है, तो क्या मान लिया हमने, तो गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू डैश के बटे में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम यहां देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा क्या, इधर मिल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू डैश के बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बचेगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई भीतर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यू डैश का मान तो हमें पता नहीं है क्योंकि हमने उसको एक समान रूप से क्यू आवेश दिया है, तो क्यू डैश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं पहले। देखिए चलिए देखिए, एक बात बताइए, जो ये बड़ा वाला गोला है इसके लिए गोले का आयतन घनत्व, ऐसे आवेश का आयतन घनत्व, और छोटे वाले गोले के लिए जो आवेश का आयतन घनत्व होगा ये क्या होगा, एक समान होगा। क्लियर, क्योंकि इसके ऊपर जो आवेश फैला, इसके एकांक आयतन में फैला हुआ आवेश और इसके एकांक आयतन में फैला हुआ आवेश, इसी को तो हम क्या कहेंगे भाई, इसी को हम कहेंगे क्या, गोले आवेश का आयतन घनत्व, और दोनों गोलों के लिए क्या होगा, समान होगा, यानी कि हम कह सकते हैं रो का मान क्या होगा पहले गोले के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा क्यू डैश अपॉन वी डैश। क्लियर, और दूसरे बड़ा वाला गोला इसलिए क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी, यही तो हो जाएगा। ये आयतन बड़े गोले के लिए, ये आवेश बड़े गोले के लिए, और ये क्यू डैश किसके लिए, छोटे गोले के लिए है, और वी डैश क्या है, छोटे गोले का आयतन है। क्लियर, देखिए क्यू क्या है, बड़े गोले का आवेश, क्यू डैश क्या है, छोटे गोले का आवेश। क्लियर, वी क्या है, बड़े गोले का आयतन, और ये वी डैश क्या है, छोटे गोले का आयतन। क्लियर, तो यहां से हम इसको खाली ले लेते हैं, इतने हिस्से को, अगर हम इतने हिस्से को ले, क्योंकि सब बराबर है, इतने हिस्से को ले लेते हैं, तो क्यू डैश के बटे में वी डैश, मेरे छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर मानी है तो क्या हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब बराबर क्यू अपॉन बड़े गोले के लिए 4/3 पाई, बड़े गोले का जो त्रिज्या है कितनी, कैपिटल आर है, आर क्यूब। मुझे एक बात बताइए, ये 4 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू डैश का मान हमको कितना मिल जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं 1 2 3 दे लेते हैं। क्लियर, इक्वेशन नंबर 3 दे लेते हैं, तो क्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, क्यू के बटे में अच्छा ये आर क्यूब कहाँ चला, इसके गुणा में चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बटे में आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब इस क्यू डैश का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। अतः समीकरण 3 से, क्लियर, अतः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश का मान क्यू
आर क्यूब बटे में आर क्यूब इंटू नीचे क्या दिया हुआ है उसके भाई, नीचे क्या दिया हुआ है एफ साइन नॉट, ये गलत दिया है यहाँ पे, ओफ ये गलत होगी, कोई नहीं, आर स्क्वायर नीचे आएगा ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस आर स्क्वायर से एक आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर है इसमें क्या है आर क्यूब है, तो 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक ही तो बचेगा भाई आर बचेगा, तो वैल्यू छः की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर के बटे में कैपिटल आर क्यूब, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आवेश का जो है आवेश का आयतन घनत्व रो, आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर क्या होता है Q/V, Q बटे V का मान 4/3 पाई भाई पूरे, अब Q की बात कर रहा है तो पूरे गोले की बात करेंगे, बड़े वाले क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा रो में गुणा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, यही हो जाएगा। अब ये इसको अगर हमने समीकरण 4 मान लिया तो समीकरण 4 में ये मान रख देंगे, समीकरण 4 से, अतः क्योंकि हमको रो के पदों में तो चाहिए है, अतः समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से, चलिए यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, क्यू का मान तो हम रख देंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, और उसके साथ क्या दिया है एक स्मॉल आर दिया है, और नीचे क्या आ जाएगा भाई ये जो 4/3 है ये बटे में नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इंटू इसके साथ और क्या दिया हुआ है आर क्यूब दे रखा है, आर क्यूब यही दे रखा है। अब मुझे बताइए कैंसिल क्या क्या हो जाएगा भाई 3 आएगा, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा कि ई बराबर ये रो बटे एप्सिलॉन नॉट और क्या बचा स्मॉल आर बटे में 3, यही तो बचा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल आर बटे 3, ये हो जाएगा रो के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या हो जाएगी, अच्छा इसमें कुछ रह तो नहीं गया, हाँ कुछ नहीं रह गया, ठीक है, ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु पर, और ये रो के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु पर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हमने कहा निकाला भाई बिंदु पर, फिर क्या निकाला पृष्ठ पे निकाला, और ये किस पे आ गई आंतरिक बिंदु पे, यानी कि जो है किसी भी भीतर किसी भी बिंदु पे हमने निकाल लिया है, एक ये आ गया और एक ये रो के पदों में हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं, मान लीजिए यही गोला अचालक भाई गोला है ये, अब ये अचालक ना हो कि ये ठोस चालक गोला होता तब क्या होता, ठीक है चलिए देखते हैं। फिर देखिए यदि गोला चालक हो, ठीक है, वो हमने क्या पढ़ा अचालक गोले के कारण पढ़ा, अगर गोला चालक है तो जब भी इसे प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये क्या होगा इसके बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, मतलब गोले के भीतर कोई भी आवेश होगा ही नहीं। अब जब गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा शून्य होगा। तो वही बात लिखी, यदि गोला चालक हो तो गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर ये आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, अतः गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा, अर्थात E = 0, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया गॉस की थ्योरम के जितने भी अनुप्रयोग थे सारे। अब हम देखने जा रहे हैं गॉस के प्रमेय के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं, हटाते हैं इसको यहां से। तो अब हम देखने जा रहे हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है, कूलाम के नियम का निगमन। देखिए मान लेते हैं ये हमने कोई बिंदु ओ ले लिया है जिसके ऊपर प्लस क्यू आवेश, या हम मान सकते हैं हाँ चलिए प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ऐसा हमने मान लिया है। अब इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके ऊपर Q0 आवेश रख दिया गया है। कितनी दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे Q0 आवेश रख दिया गया है। अब हमें इन दोनों के बीच यानी कि Q और Q के बीच में बल ही निकालना है, वही कूलाम का नियम होगा। क्लियर? इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या लगा देंगे इस Q0 पर बल, और हमें कूलाम का नियम मिल जाएगा। सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तो हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे थे गॉस की थ्योरम और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। दो जगह से हम वैद्युत फ्लक्स निकालते थे, वैद्युत फ्लक्स को तुलना कर लेते थे, हमें ई का मान निकल जाता है। ऐसे इसमें निकालेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इस बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, r है, तो इसी r त्रिज्या का हम लोग एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। क्लियर? तो r त्रिज्या का क्या खींच लिया, एक हमने गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लिया यहाँ से।
अब क्या करते हैं, इस बिंदु पर हम एक क्षेत्रफल अवयव डीए ले लेते हैं। अब इस ये प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र जो है रेखाएं निकल रही होंगी, तो यहाँ से इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। और ये जो क्षेत्रफल अवयव डीए लिया है, इसका अगर हम इसकी दिशा अगर देखें तो किधर होगी, ये भी पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होगी, तो ये भी बाहर की ओर होगी। क्लियर। अब ये कैसा है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, ठीक। अब इस क्षेत्रफल अवयव के कारण या इस क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई होगा, और उसका समाकलन कर लेंगे तो हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण या ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले किससे निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो निकाल लेते हैं यहाँ से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यही होगा ना। अब हम अभी तक जानते हैं कि ई डॉट डी ए का मतलब क्या हो जाता है, ई डी ए, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे परिमाण होता है ना ए बी कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा। थीटा ई और डी ए के मध्य कोण आप देख सकते हैं कितना कोण है, फिर लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि ई व डी ए के बीच कोण थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। इसलिए अब फाई ई का मान यहाँ से क्या निकल आएगा, देखिए, इसलिए फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, क्योंकि कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1, तो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। अब ई क्या है भाई, ई इसके सभी बिंदु पर एक समान होगा, क्लियर। तो एक समान होगा तो ये कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, तो फाई ई का मान क्या आ गया, बाहर आ गया, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब चूंकि डी ए इसका मतलब क्या है आप जानते हैं, अभी भी हमने पढ़ा है, क्या है डी ए का मतलब, भाई ये डी ए हमने एक लिया हुआ है, अगर सारे डी को मिला ले, इनका इंटीग्रल कर दे तो हमें क्या मिलेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा ना। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या लिख देंगे यहाँ पे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्लियर। तो अगर ये हम लिख देंगे यहाँ से, तो अब हम अगर देखें फाई ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, यहाँ से फाई ई बराबर क्या मिल जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये किससे निकल आया, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या है, क्यू है, ठीक है। यदि गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्यू है, तो गॉस की प्रमेय से, इससे गॉस की प्रमेय से अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालें तो फाई ई का मान कितना होता है, फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। आप क्या कर दें, चलिए यहां लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q के बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकल आई, ये निकल आई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब बिंदु P पर एक Q नॉट आवेश है, तो इस Q नॉट पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, बिंदु P पर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर स्थित आवेश Q नॉट पर
बल, बिंदु P पर स्थित आवेश Q नॉट पर बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q नॉट इंटू ई, यही हो जाएगा। अब देखिए सब हो चुका है, बस हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ई का मान रखेंगे और हमें कूलाम का नियम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके हम इसे हटा रहे हैं यहाँ से, चलिए इसे हटा देते हैं। अब देखिए बिंदु P पर स्थित आवेश Q नॉट पर बल, भाई F बराबर Q ही होता है ना, तो अब E का मान यहाँ रख देते हैं। चलिए अगर E का मान रख देंगे तो F बराबर क्या मिल जाएगा, Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको सही से लिखे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। मुझे ये बताइए कूलाम का नियम यही तो होता था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। यहाँ से क्या निकलता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यही था। अब आप देखिए यही तो मिला है भाई, इसको मान लिया Q1, इसको मान लिया Q2, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो ये क्या हो गया, यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। क्लियर, ये है कूलाम का नियम। देखिए गॉस की थ्योरम की जितनी भी थ्योरी थी वो हमने खत्म कर लिया। अब इसके बारी है न्यूमेरिकल की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भाई लाइक करिएगा, और पसंद आए तभी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ गॉस की थ्योरम के। ठीक है, थैंक यू सो मच।